नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास की इमारतें एक रंग में रंगी जाएंगी। केंद्र सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए जाने को बताया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 9 राज्य पहले ही इसके लिए बना चुके हैं कानून। अयोध्या में राम विवाह के आयोजन में कल शामिल हुए देश और दुनिया के श्रद्धालु जन। राम विवाह उत्सव पर मंदिरों में हुई सजावट, निकली दूल्हा राम की बारात। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक। दिन में धूप खिलने के बावजूद सुबह शाम ठंड और कोहरा के साथ गिर रहा है पारा। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा और राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास की इमारतें एक ही रंग में रंगी जाएंगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिए। मुख्यमंत्री के समक्ष कल लखनऊ में अयोध्या महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अयोध्या के सर्वांगीण विकास एवं विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप धर्म नगरी अयोध्या का समग्र विकास करना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या महायोजना 2031 में नगर की यातायात और परिवहन की सुचारू एवं सुगम व्यवस्था हेतु मल्टी लेवल पार्किंग एवं टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ऑफ सीजन में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से अधिकतम 2 किलोमीटर और त्योहारों के दौरान अधिकतम 5 किलोमीटर दूर ही पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि तय मानकों के अनुरूप मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने अयोध्या को ग्रीन अयोध्या के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरयू नदी में चलने वाली बोट, स्टीमर आदि ग्रीन फ्यूल पर आधारित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में इको फ्रेंडली वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ये क्षेत्र प्रदूषण रहित बन सकेगा। उन्होंने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा के तारघर मैदान पर आयोजित किए गए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 488 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर आगरा को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास के प्रपत्र सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा अपनी पौराणिक पहचान की ओर बढ़ रहा है। 2017 से पहले आगरा सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता था, लेकिन 5 वर्ष में प्रदेश की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि मेट्रो योजना लागू होने से आगरा शहर को नई पहचान मिलेगी। पे आगरा के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आगरा अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित कर रहा है और आज इस पौराणिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वास का यह भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भारत एक बार फिर से
दुनिया के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर भारत किस धमाकेदार तरीके से भारत का उदय हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को मुरादाबाद पहुंचकर ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकासखंड मुंडा पांडे के अंतर्गत भदासना अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी का वितरण करने के साथ NRLM के अंतर्गत समूह को CCL चेक का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र लाभार्थी को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और बुनियादी सुविधाओं का 100% सत्यापन का कार्य भी पूरा किया जाए। अब ये प्रधानमंत्री आवास आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 9 लाख लगभग आवास और उत्तर प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है और जल्दी ही जो अभी तक वंचित रहे होंगे उनके लिए भी योजना बनेगी। जब बेईमानी करने वाले सरकार में बैठे होते हैं तो गरीब का हक लूट लेते हैं। अब जब ईमानदार लोगों को आपने सरकार में पहुंचाने का काम किया है तो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए सख्त कानून को आवश्यक बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि वो डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण के निवारण के लिए कानून बनाने की जरूरत को समझती है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर अपने जवाबी शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मसले की गंभीरता और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून की जरूरत को समझती है। सरकार ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि 9 राज्यों ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून भी बनाया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा राज्य शामिल हैं। शपथ पत्र में कहा गया है कि केंद्र भी अपने स्तर पर याचिका में उठाई गई बातों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाएगा। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रलोभन या दबाव डालकर होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। अयोध्या में राम विवाह के आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु आए हुए हैं। मंदिरों के गर्भगृह में श्री सीताराम के मनमोहक चल अचल विग्रह लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। रंग महल मंदिर में 250 वर्ष पुराना लकड़ी की 10 दरवाजे वाला मंडप विवाहोत्सव के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। राम वल्लभ कुंज मंदिर के जगमोहन में भी लकड़ी के बने विवाह मंडप को विविध भांति से सजाया गया है। भगवान श्री राम और माता सीता के धरा धाम पर मिलन के महापर्व माघशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि पर रामनगरी के दर्जनों मंदिरों में विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों से कल सोमवार को शाम बाजे गाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रथों पर सवार श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। तो कनक भवन से दूल्हा राम की बारात कहारों के कंधों पर सवार होकर निकली। इससे पहले मंदिरों में तिलकोत्सव और मटकोर आदि रस्में मंगल गीतों के बीच धूमधाम से पूरी की गई। मंदिरों को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया है। और जनकपुर का एक शाश्वत संबंध है। वहाँ माता सीता का जन्म हुआ, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ और दोनों का विवाह हुआ। सीताराम हो गए। और यहाँ अयोध्या में भी 2 प्रकार के संत उपासक संत हैं, माता सीता के उपासक और भगवान राम के उपासक। जो सीता के उपासक हैं वो शरण हैं और जो राम के उपासक हैं वो दास हैं। इससे यहाँ की भी अयोध्या में भी दास के यहाँ से माने राम की बारात उठ करके और सीता जी की यहाँ जाती जो शरण लोग हैं। देखिए, जब हम घरेलू शादियाँ होती हैं उसमें इतना नाचते हैं और आज तो भगवान की शादी है, भगवान राम की शादी है जो ब्रह्मांड के मालिक हैं और हम लोग किशोरी पक्षी जी की तरफ से हैं। तो उनके विवाह में एक जो नृत्य किया जा रहा है वो आनंद का है, दिव्य नृत्य है जो उनकी खुशी में हम लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी के भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले भी कोर्ट के पास 2 और फैसले सुरक्षित हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने 5 याचिकाएं दाखिल की हैं। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट अब 2 हफ्ते हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। माननीय न्यायालय ने श्री CS वैद्यनाथन को ही जो है वो प्रोसीड करने के लिए कहा, इसलिए कि बीच में माननीय न्यायालय ने यह भी कन्वे किया था थ्रू लोकल काउंसिल हमारे श्री अजय कुमार सिंह कि मैं श्री CS वैद्यनाथन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को प्रीवियस जो रिट याचिकाएं हैं जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर हैं कि सूट नहीं चलेगा, उस पर भी मैं उनका आर्गुमेंट सुनना चाहता हूं। तो इसलिए उनको उस पर भी तैयार कराया गया था और वो आकर के उस पर भी। समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली NCR में भी सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है। लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हालांकि दिन के वक्त धूप खिली रहती है, लेकिन ठंड के साथ कोहरा प्रदेशवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 से अधिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोड़ों को प्रमाण पत्र के साथ उपहार भी भेंट किए। प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को 10,000 रुपए के समान उपहार स्वरूप दिया गया और वधू के खाते में 35,000 रुपए भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भाजपा सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसका परिणाम सबके सामने है कि बिना किसी भेदभाव के सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2 लाख बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। काशी तमिल संगमम में अनेक संस्थाएं अपने तरीके से इस आयोजन में लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसी एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसने कहानी के माध्यम से बच्चों को काशी और तमिल से जोड़ रही है। अनूठा प्रयास है या भव्य प्रयास है, यह भी कह सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मुख्य केंद्र बनाया गया है। और इस समय हम लोग इस सेमिनार हॉल में हैं, जहां पे स्कूली बच्चों को कहानी सुना रही थी। कहानी के माध्यम से तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चों ने कितना सीखा और इन्होंने कितना बताया, इस पर हम बात करेंगे। मैडम, आपने क्या क्या बताया बच्चों को अपनी कहानी के माध्यम से? आज हमने कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि कैसे तमिल और काशी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्रभूषण, फिर भी एक, और वो शक्ति है शिव शक्ति, जो हर हर महादेव 3 छोटे शब्दों से एक इतना बड़ा संगम बना देती है। तो कहानी के माध्यम से हमने बच्चों को संगम की और प्रदेश की, भिन्न प्रदेशों की जोड़ने की ताकत को बताया है। ये हमारे भविष्य हैं और इन्होंने जो सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा मैडम की कहानी से? हमने भी बहुत कुछ सीखा, जैसे तमिल और वाराणसी कैसे जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आते हैं यहाँ की संस्कृति को भी जानने के लिए, और वहाँ की चीज़ों को भी बताते हैं हम लोग को आके। इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हम कैसे एक साथ एक जगह कैसे सिमिलैरिटीज़ को जान कर पहचान कर रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों के प्रति अपनी चीज़ों को बताएं और दूसरों की चीज़ों को जानें, ये सब चीज़ें। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के इस महोत्सव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मुख्य मेजबान है, तो वहीं पर दूसरी तरफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी इस तरह के आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में हिंदी और भाषा विज्ञान विभाग ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें तमिल सहित अन्य भाषाओं से हिंदी के संबंधों पर चर्चा की गई। ये संगोष्ठी काशी तमिल संगम के नाम पर जो हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पुरानी परंपरा में इस तरह के संगम हुआ करते थे, तो परिषद में विद्वान बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज की नई पीढ़ी को पुरानी जो परंपराओं का परिचय देना और नए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में तो उनको तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वयं समृद्ध भारत की ओर तो ले जाना, तो ये इस संगोष्ठी की उपलब्धि होगी। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ काशी में चल रहा है। दक्षिण के कई विद्वानों को बुलाया गया है। उत्तर और दक्षिण के जो विचार हैं अलग अलग विद्वानों के, उनको लेकर यहाँ मंथन चल रहा है। और भारत के नवनिर्माण में तो एक ज़रूरी प्रक्रिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये काशी तमिल संगम बहुत ही सफल होगा, कई उपलब्धियाँ हमारे सामने आएंगी। ये देखिए, हम लोग करीब 3-4 साल से एक मुहिम चला रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में एक रिश्ता बने, एक अंतर संबंध बने, जो बन नहीं पा रहा है। और ख़ास तौर से इसी बनारस में तो 50 साल हो रहा, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन 1967 में चला था। अंग्रेजी हटाओ को बताया गया, उसको स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी हटाओ का मतलब हिंदी लाना नहीं है, अंग्रेजी हटाओ का मतलब भारतीय भाषाओं को लाना है। अब क्या प्रश्न है कि हिंदी साहित्य से ये अपेक्षा है कि जैसे तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है या और भारतीय भाषाएं हैं, अगर उनके हमारे बीच एक अंतर संबंध होता है, हम अगर उनको पढ़ते पढ़ाते हैं, हम अगर उनके साहित्य का हिंदी में अनुवाद करते हैं, हिंदी का उनमें अनुवाद होता है, जबकि कुछ अनुवाद हो भी रहे हैं, फिर भारतीय भाषाओं के इतिहास को अगर हम पढ़ पाएँ तो हम अंग्रेजी का मुकाबला कर पाएंगे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने और पुलिस बल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में स्थापित नए पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्तों की तैनाती किए जाने के साथ ही 3 रेंज और 3 जिलों में भी नए आईपीएस अधिकारियों को तैनाती दी गई है। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के पुलिस आयुक्तों को बदला गया है। आगरा में आईजी डॉक्टर प्रीतिंदर
सिंह, प्रयागराज में आईजी रमित शर्मा, गाजियाबाद में आईजी अजय मिश्रा और गौतम बुद्ध नगर में आईजी लक्ष्मी सिंह को पुलिस आयुक्त बनाया गया है। जबकि वाराणसी के नए पुलिस आयुक्त बीते दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी अशोक मुथा जैन बनाए गए हैं। इसके अलावा बरेली और प्रयागराज रेंज में नई तैनाती की गई है। अयोध्या, बहराइच और मथुरा के पुलिस प्रमुखों को भी बदला गया है। मथुरा गोवर्धन में 2 दिवसीय तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हुई। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर रिकर्व कैटेगरी में कोमलिका बारी झारखंड, अंशिका झारखंड, प्रिया वेस्ट बंगाल स्वर्ण पदक विजेता रहे। कंपाउंड कैटेगरी में पूर्विशा महाराष्ट्र, साक्षी चौधरी उत्तर प्रदेश, परनत कौर पंजाब स्वर्ण पदक विजेता रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि तीरंदाजी एकाग्र चित्त होकर खेले जाने वाला खेल है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों का भरपूर सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के महासचिव अजय गुप्ता ने कहा कि तीरंदाजी अनुशासन का खेल है, जो जितना ज्यादा अनुशासित होगा उतना ही कुशल खिलाड़ी बनेगा। 1994 में उत्तर प्रदेश में तीरंदाजी खेल की शुरुआत हुई थी, तब यहां 2500 खिलाड़ी हुआ करते थे। अब यहां 4000 खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है लड़कियों का, विमेन का ट्रेनिंग का, एक तरह से कह लीजिए एक टूर्नामेंट यहाँ आयोजित हुआ है। 22 प्रदेशों से लगभग 350 से अधिक खिलाड़ी यहाँ आए हैं। हम प्रदेश में तीरंदाजी को आगे बढ़ाएंगे और तीरंदाजी को आगे ले जाकर खेलो इंडिया का जो स्वरूप है, जो भारत सरकार का एक पूरा नारा है कि हम पूरे विश्व में अपना खिलाड़ियों का नाम करें, उसमें हम तीरंदाजी को भी एक अच्छा और मजबूत स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी। ये एनआरटी बहुत अच्छी है और अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे खेल के, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ और टूर्नामेंट भी मिलते रहे हैं। ईयर में बहुत सारे मैचेस कर दिए हैं, हमारे लिए ऑप्शंस कर दिए हैं, हमारे लिए कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने का मौका दिया है। तो हमें ये बहुत अच्छा फील्ड मिला है कि जहां हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कर सकते। प्रयागराज में जनवरी 2023 में होने वाले माघ मेले को लेकर संगम तट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन कर माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की गई। गंगा पूजन में यजमान के रूप में कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने और एसपी माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ला के साथ ही मेले से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। हर साल माघ मेले से पहले गंगा पूजन किए जाने की परंपरा है। गंगा पूजन के बाद माघ मेले की तैयारियां तेज हो जाती हैं। इस बार 6 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है। माघ मेले में 6 जनवरी 2023 को पौष पूर्णिमा, 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 26 जनवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। माघ मेला 2023 सफल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इस प्रयोजन से आज हमने माँ गंगा, माँ यमुना और सभी देवों से ये प्रार्थना करी इस संगम के पावन तट पर कि जो हमारे माघ मेला 2023 में श्रद्धालु आए, सब भक्तगण आए, उनको जो पूरी तरह से पुण्य मिले और हमारा प्रयोजन सफल हो और एक सफल माघ मेला 2023 माँ के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर सेक्टर में जो होगा, जैसे कि पहले सुविधाएं मिलती थी, एक सैनिटाइज हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने इस बार सारी सुविधाओं को सेक्टर वाइज कर दिया है। जो भी साधु महात्मा होंगे उनके सेक्टर में उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको किसी तरह से किसी व्यक्ति के पीछे परेशान नहीं हो। रंगारंग समारोह के साथ गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में तमाम फिल्म और निर्देशकों को सम्मान मिला। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। समारोह में मौजूद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करना है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दर्शकों को सम्मानित किया गया। वैलेंटिना मारेल को उनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा
लॉव डियाज को व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए विशेष ज्यूरी का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और मानुषी छिल्लर को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने फिल्म जगत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award, a great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister Ji. समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफी ने न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें शिक्षित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन, पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य के लिए तैयार उद्योग का निर्माण करना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफ्फी के आयोजन को लेकर के विशेष आभार जताया। Carrying our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of making India's Vishwaguru, in my opinion, IFFI is a great ambassador for India. Modi ji's constant endeavor in serving the nation has earned him the special place in the heart and soul of every Indian. इफी ने इस बार 282 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया। लगभग 35,000 मिनट की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान क्षेत्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को देखने का अनुभव लोगों को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही अमर शहीदों में से एक नाम है कुंवर सिंह का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े हो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो। बरेली की तहसील फरीदपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसान पखवाड़े के तहत मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 14 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर 102 किसानों के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 20 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक जयदीप दत्ता राय ने कहा कि पूरे अंचल में इस पखवाड़े में 250 करोड़ के ऋण वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल बैंकिंग के जितने भी ऐप हैं उसमें बॉब वर्ड किसान ऐप सबसे अग्रणी है। इस ऐप के माध्यम से अब किसानों को सभी आवश्यक जानकारियां एक क्लिक पर मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा किसानों से जुड़ाव बनाने में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास की इमारतें एक रंग में रंगी जाएंगी। केंद्र सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए जाने को बताया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 9 राज्य पहले ही इसके लिए बना चुके हैं कानून। अयोध्या में राम विवाह के आयोजन में कल शामिल हुए देश और दुनिया के श्रद्धालु जन। राम विवाह उत्सव पर मंदिरों में हुई सजावट, निकली दूल्हा राम की बारात। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक। दिन में धूप खिलने के बावजूद सुबह शाम ठंड और कोहरा के साथ गिर रहा है पारा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।